हेलो बच्चों, नमस्कार। एनवीरा ऑनलाइन स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर मैं राकेश चौहान आपके बीच हाजिर हुआ हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे अध्याय चल रहा था 12th क्लास का पृष्ठ रसायन, अध्याय 5वां। इससे पहले वाले पार्ट यानी पार्ट 4 में हमने ये पढ़ा था उत्प्रेरण की क्रिया और समांगी, विषमांगी, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। और एक उत्प्रेरण का सिद्धांत भी पढ़ा था, विषमांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत। और आज हम पढ़ेंगे 4 प्रकार के उत्प्रेरक, फिर आगे एंजाइम के बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे और एक स्पेशल उत्प्रेरक जियोलाइट, उसके बारे में कुछ जानकारी पढ़ेंगे। तो क्रियाविधि के आधार पर जो उत्प्रेरक होते हैं मोस्टली वो 4 प्रकार के होते हैं: धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। एक एक करके हम इनकी परिभाषा और इनके एक एक उदाहरण के साथ इनको समझेंगे। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहला प्रकार है हमारे जो दे रखा है धनात्मक उत्प्रेरक। नाम से पता चल रहा है आपको, धनात्मक उत्प्रेरक। यानी ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। अगर जो उत्प्रेरक की भी क्रिया को बढ़ाते हैं, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, उन्हें हम बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। तो ऐसे बाह्य पदार्थ, ऐसे बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तथा इस क्रियाविधि को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। यानी वह बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उन्हें आप कहोगे धनात्मक उत्प्रेरक। और जो इस पूरी क्रिया होती है धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। तो कभी कभार एग्जाम में उत्प्रेरक के स्थान पे उत्प्रेरण भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे 2KClO3 जब इसका अपघटन किया जाता है तो 2KCl और बचा है पीछे ऑक्सीजन 6 यानी 3O2। जो इसमें उत्प्रेरक काम में लिया जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, ये होता है यहां पर धनात्मक उत्प्रेरक। क्या कार्य करता है? धनात्मक उत्प्रेरक। तो बात आई समझ में धनात्मक उत्प्रेरक की। इसी तरह दूसरा बताऊंगा आपको ऋणात्मक उत्प्रेरक के बारे में। तो दूसरा क्या है, भी पढ़ेंगे हम ऋणात्मक उत्प्रेरक। ए है धनात्मक और बी हम पढ़ेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक का उल्टा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य अभिक्रिया के वेग को इंक्रीज करना। उसी जगह अगर कुछ नेगेटिव उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को डिक्रीज यानी कम कर देते हैं, उन्हें आप बोलोगे ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब हानि, कुछ ना कुछ कम कर देंगे। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसे बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के
अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, कम कर देते हैं, उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक, उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तथा यह घटना ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। ये घटना क्या कहलाती है? ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल 2Na2SO3 प्लस अगर इसके साथ ऑक्सीजन मिलाया जाए और 2Na2SO4 और यहाँ पे जो उत्प्रेरक होता है C2H5OH किसकी तरह कार्य करता है? एक ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह। किसकी तरह कार्य करता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। किसकी तरह? ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है C2H5OH। तो इस प्रकार हमने धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। तो आप इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पढ़ते हैं स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। तो अब हम पढ़ेंगे स्वतः उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक और एक और प्रकार पढ़ेंगे प्रेरित उत्प्रेरक, जो इंपॉर्टेंट है। तो पहले पढ़ लेते हैं स्वतः उत्प्रेरक। नाम से पता चल रहा है ऐसे उत्प्रेरक जो यानी कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट यानी उत्पाद खुद एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देता है या घटा भी सकते हैं। कुछ ऐसे उत्प्रेरक है, उन्हें आप क्या बोलोगे? स्वतः उत्प्रेरक। यानी प्राप्त होने वाला पदार्थ खुद उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला उत्पाद ही उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला उत्पाद ही उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है, उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। तथा घटना को स्वतः उत्प्रेरण कहते हैं। घटना को स्वतः उत्प्रेरण कहते हैं। यानी कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट खुद एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है और उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, उसे कहते हैं स्वतः उत्प्रेरक। जैसे एस्टर का जल अपघटन करवाया जाता है तो आपको प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल और एथेनॉल। अब देखना, रिएक्शन करवाते हैं एस्टर को, यानी RCOOR, या आप ऐसे लिख दो RCOOR यानी C2H5 ले लो आप और उसके साथ जल ले लो। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज
नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास चला जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास चला जाएगा, यानी यहां से ये H यहां आके जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो CH3COOH यहाँ पे ये प्राप्त हो गया एसिडिक एसिड, और C2H5OH आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2OH। एथेनॉल क्या लिख सकते हो, एथेनॉल, या केवल इसे आप एल्कोहल भी बोल सकते हो। तो इस अभिक्रिया में जो एसिडिक अम्ल प्राप्त हुआ है बच्चे लोग, ये जो एसिडिक अम्ल है खुद कार्य करेगा उत्प्रेरक का, इसकी बहुत कम मात्रा प्राप्त होती है लेकिन रिएक्शन के वेग को बढ़ा देता है, यानी अभिक्रिया के वेग को यहाँ पर क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और ये कार्य करता है स्वतः उत्प्रेरक का। किसकी तरह कार्य करता है, स्वतः उत्प्रेरक का। अब जो अगला है जैव उत्प्रेरक, जो जैव यानी जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ अलग अलग प्रकार के एंजाइम उपयोग में होते हैं। हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे एंजाइम का ताला चाबी सिद्धांत, और उसी से संबंधित एंजाइम के कुछ गुण पढ़ेंगे कि एंजाइम के क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो जैव उत्प्रेरक यानी जीवों के शरीर में होने वाली अभिक्रिया वो किसके माध्यम से होती है, एंजाइम के माध्यम से। अगर एंजाइम नहीं होता तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की अभिक्रिया संभव नहीं है, हमारा पाचन भी सही ढंग से नहीं हो पाता, किसी भी प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में संभव नहीं हो पाती अगर एंजाइम नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में अगर एंजाइम है तो हमारा शरीर स्वस्थ है। एंजाइम है जो सभी प्रकार के जितने हम जटिल भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के भोजन आप खाते हो फिर भी पता नहीं पेट में जाके कैसे पाचन हो जाता है, वो उसका गुरु है एंजाइम। कौन है, एंजाइम है तो सब कुछ है। तो कुछ एंजाइम के उदाहरण पढ़ लेते हैं, जो किसको कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है। जो स्टार्च है, स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोज में, तो उसमें काम में लिया जाता है टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, टाइलिन। ये एक जैव उत्प्रेरक का उदाहरण है, और जैव उत्प्रेरक सभी होते हैं एंजाइम के। किसके होते हैं, एंजाइम। जो आगे दे रखा है आपके माल्टोज, माल्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में माल्टेज की उपस्थिति में, और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है जाइमेज में एल्कोहल की उपस्थिति में। यानी यहां से हम स्पष्ट हो रहा है हमारे शरीर में बनने वाला लास्ट कार्बनिक पदार्थ क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। और अब हम पढ़ेंगे प्रेरित उत्प्रेरक। इंपॉर्टेंट है, एक अलग से टॉपिक है प्रेरित उत्प्रेरक, स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। अगला 5वां हम पढ़ते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। अब हम पढ़ेंगे प्रेरित उत्प्रेरक, अलग से है एक टॉपिक, छोटा सा है प्रेरित उत्प्रेरक। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका एक क्लासमेट है, कोई आपके साथ ही रूममेट है मान लो, वो रेगुलर पढ़ता है और आप पढ़ाई नहीं करते हो। आप उनको देख के थोड़ी बहुत जलन होती है, और वो रेगुलर पढ़ाई करते 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 टेस्ट में टॉप करता है, फिर ईयरली, फिर हाफ ईयरली में टॉप, हाफ ईयरली में टॉप करता है। तब आपको लगता है ये पढ़ रहा है, कुछ मैं भी पढ़ूं। यानी किसी और को देखकर खुद के वेग को बढ़ाना, किसी और अभिक्रिया को अगर किसी दूसरी अभिक्रिया में मिला दिया जाए तो वह मिलाई गई अभिक्रिया वहां पर उत्प्रेरक का कार्य करेगी, दूसरों को प्रेरित करने का कार्य करेगी। तो उस प्रकार की अभिक्रियाओं को आप क्या बोलोगे, प्रेरित उत्प्रेरक। यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, यानी एक अभिक्रिया दूसरे अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है, उसे कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। और पूरी घटना को प्रेरित उत्प्रेरण क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण। क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है 2Na3AsSO3 + O2। ये रासायनिक अभिक्रिया अगर इसको वायु में खुला छोड़ने पर यह अभिक्रिया संभव नहीं होती है, ये इसके साथ रिएक्शन करता नहीं, यानी ये संभव नहीं है, यानी ये इसके ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ने पर ऑक्सीकरण नहीं होता है। लेकिन जब इस अभिक्रिया ये और ये सेम है, ध्यान देना, ये और ये, लेकिन जब इसमें Na2SO3 मिलाया जाए, ये वाला मिलाया जाए,
तब यह अभिक्रिया संभव हो जाती है। यानी इसका ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या होने लगता है, ऑक्सीकरण होने लगता है। यानी यह अभिक्रिया चल नहीं रही थी, लेकिन इसमें किसी और अभिक्रिया का हिस्सा आया, इसके साथ जुड़ा, तो यह अभिक्रिया क्या होने लगी, संभव होने लगी। यानी इसका क्या होने लगा, ऑक्सीकरण होने लगा। यानी एक अभिक्रिया दूसरे अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है। दूसरी अभिक्रिया यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य करती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक एंजाइम। बहुत ही शानदार है, इसके गुण एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंजाइम से आप क्या समझते हैं, इनके अलग अलग गुण हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक पढ़ेंगे एंजाइम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत शानदार टॉपिक एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो होते हैं एंजाइम। यानी एंजाइम हमारे शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंजाइम हमारे शरीर में होने वाली सभी प्रकार की क्रियाओं को एंजाइम करवाता है। एंजाइम के बिना हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की क्रिया संभव नहीं है। जैसे एक कोई अभिक्रिया जैसे संभव नहीं हो पा रही है अगर उसमें उत्प्रेरक नहीं आए तब तक, तो उसी प्रकार हमारे शरीर की पाचन से, जैसे मुख से भोजन स्टार्ट होता है, उत्सर्जन तक जो भी क्रियाएं होती है, अलग अलग प्रकार के एंजाइम इसमें काम में आते हैं। हम कुछ एंजाइम के उदाहरण भी पढ़ेंगे। अब हम केवल एंजाइम के गुण समझते हैं, ये क्या क्या कर सकता है हमारे शरीर में। तो एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक होते हैं, अर्थात एंजाइम जीवों के शरीर में जटिल क्रियाएं करवाते हैं। एंजाइम हमारे शरीर में बहुत सारी जटिल क्रियाएं हैं, उनको करवाने का कार्य किसका होता है, एंजाइम का होता है। यानी जैसे आप मार्केट में जाओ और किसी भी प्रकार का आप फास्ट फूड अगर खा के आ जाते हो, पता नहीं फिर भी हमारे शरीर उनको पाचन कर लेता है, क्योंकि हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं, उनके कार्य अलग अलग होते हैं। वो उन बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ देता है और आसानी से हमारा भोजन पच पाता है। तो दूसरा गुण क्या है, एंजाइम का कार्य हमारे शरीर में भोजन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। अब बात हुई जटिल भोजन के जटिल अणु, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जटिल अणु, पता नहीं आप कुछ भी खा के आते हो फिर भी पच जाता है, पचता नहीं पचता है। हम कितना ही जटिल भोजन करके आ जाए, पिज्जा बर्गर कुछ भी खा के आ जाए, फिर भी भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य कौन करता है, हमारा एंजाइम। जैसे कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, जैसे हम मुख से भोजन करते हैं, वहां होती है लार। तो लार में एक एंजाइम पाया जाता है, वो होता है एमिलेस एंजाइम, जो क्या करता है, जैसे ही भोजन ग्रहण करते हो उनको छोटे छोटे अणुओं टुकड़ों में शर्करा अणुओं में तोड़ देता है, या मंड बोलते हो जिसे आप, जटिल अणु जिसे आप बोल सकते हो जटिल अणु। क्या बोल सकते हो, जटिल अणु। शुरुआत होती है मुख से, तो मुख में एक लार एंजाइम पाया जाता है जो छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार एक पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है हमारे पेट में, यानी आमाशय में। इसका कार्य भी अलग है, ये आमाशय में होता है और ये प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है। कौन कार्य करता है, पेप्सिन एंजाइम। और हमारे शरीर आमाशय में, ध्यान देना, आमाशय में HCl अम्ल होता है, वो बाद की बात है, अभी करेंगे। तो एंजाइम बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं। ये गुण क्या कह रहा है इनका, कि एंजाइम बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं, अर्थात ये सभी प्रकार के भोजन को पचा सकते हैं। एंजाइम बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं, चाहे आप कुछ भी खा के आ जाओ, पचाने का कार्य एंजाइम का। उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य एंजाइम का। जैसे एमिलेज एंजाइम हमने पढ़ा है, लार में शर्करा अणुओं में छोटे छोटे अणुओं को तोड़ेगा, कितना भी जटिल, यानी ये बहुत प्रभावी होते हैं। आप कैसा भी भोजन ग्रहण करके आओ, ये उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करेगा। तो इनका गुण है कि ये बहुत प्रभावी होते हैं। अगला गुण सर्वोत्तम दक्षता, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वोत्तम दक्षता का अर्थ क्या हुआ, यानी इनकी दक्षता उच्च होती है। इनकी दक्षता क्या होती है, उच्च होती है, अर्थात ये 10 से 12 लाख अणु, बहुत ही शानदार बात बताई गई यहाँ पे कि 10 से 12 लाख अणु एक मिनट में, प्रति मिनट में, आप जैसे ही भोजन ग्रहण करते हो तो प्रति मिनट में वो एक
एंजाइम 10 से 12 लाख उस भोजन के टुकड़े कर देता है, इतना छोटे छोटे अणुओं में टुकड़े कर देता है। यानी एंजाइम बहुत फास्ट कार्य करता है और इनकी दक्षता यानी कार्य करने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है। यानी 10 से 12 लाख अणुओं को 1 मिनट में पचा सकता है, टुकड़े कर सकता है एंजाइम। कौन? एंजाइम। तो अब बात सोचने लायक है कि अगर एंजाइम नहीं होता तो हमारे शरीर में क्रियाएं कैसे होती। अगली, इनकी प्रकृति अति विशिष्ट, ये गुण इंपॉर्टेंट है, अति विशिष्ट। विशिष्ट का अर्थ तो आपको सबको पता है, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, यानी अभी बताता हूं मैं अति विशिष्ट क्या होता है। जैसे अति विशिष्ट का अर्थ यहां पे ये होगा एंजाइम के लिए कि जिस एंजाइम का जो कार्य होता है वही एंजाइम उसका कार्य करेगा। जैसे यहाँ पे जो लार में एमिलेस एंजाइम है उसका कार्य है कि छोटे छोटे शर्करा अणुओं में भोजन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, तो यहाँ पे ये इसका कार्य है। तो ये कार्य पेप्सिन नहीं कर सकता, जिसको जो कार्य दिया गया है वही करके लाएगा। जैसे मैथ्स वाले सर ट्यूशन देते हैं आपको घर पे, तो अपना कार्य खुद करके लेके आना, किसी को देख के नहीं लेना, देख के करके लेके नहीं आना। उसी प्रकार जो लार में एमिलेस एंजाइम इसका कार्य ये है, तो ये नहीं कर सकता। यानी एक एंजाइम का जो कार्य है वह खुद करेगा, कोई और नहीं कर सकता। ये इनकी विशिष्ट प्रकृति है अति विशिष्ट की। अति विशिष्ट का अर्थ एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे हट्टी होते हैं कि मैं ये बनेगा तभी खाना खाऊंगा, और कुछ बेचारे जो भी बनाओ खा लेते हैं। तो अति विशिष्ट यानी ये चीज आएगी तो ही मैं खाऊंगा, ये चीज मेरे को दिलवाओगे तो ही मैं स्कूल जाऊंगा, ऐसी बात होती है अति विशिष्ट की। तो एंजाइम भी अति विशिष्ट है कि मेरा कार्य मैं खुद करूंगा, आप नहीं करो, अपना जो कार्य आप खुद करो। ये होती है इनकी अति विशिष्ट प्रकृति। अगला, इष्टतम ताप। तो एंजाइम के लिए एक ताप भी इष्टतम होता है कि मेरे लिए जब तापमान इतना होगा तभी मैं अपना कार्य कर पाऊंगा। ये लो इनकी शर्त कि इष्टतम ताप होना चाहिए, कि मेरे को इतना टेम्परेचर चाहिए तभी मैं अपना कार्य कर पाऊंगा। यानी अति विशिष्ट के साथ साथ ताप भी इष्टतम होना चाहिए, और इष्टतम पीएच होना चाहिए। एक गुण और है, इष्टतम पीएच। इष्टतम क्या होना चाहिए? पीएच होना चाहिए। इष्टतम क्या होना चाहिए? पीएच। यानी कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कि मेरे को तो केवल अम्लीय माध्यम हो तभी मैं अपना कार्य कर पाऊंगा, और कुछ होते हैं कि मेरे को क्षारीय माध्यम मिले तभी मैं कार्य कर पाऊंगा। जैसे अब बात करते हैं वापस यहाँ पे आमाशय की। तो आमाशय में जो भी एंजाइम कार्य करेगा तो वह एंजाइम कहेगा मेरे को अम्लीय माध्यम चाहिए, इसीलिए आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो अपना कार्य करता है, HCl का क्या करता है? श्रावण करता है। और जब अम्लीय माध्यम होगा तो एंजाइम अपना कार्य कर लेगा। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वो अपने एक गुण है इनका इष्टतम पीएच और इष्टतम ताप। और कुछ है जो एंजाइम का साथ भी देते हैं सह एंजाइम के रूप में, जो होते हैं विटामिन। क्या होते हैं? विटामिन। और हम आगे अब पढ़ेंगे एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने एंजाइम के गुण जो भी इंपॉर्टेंट थे पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि, ये क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि, एंजाइम उत्प्रेरण की, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि। ये क्रिया विधि का अर्थ है कि एंजाइम कार्य कैसे करते हैं हमारे शरीर में, इसी की क्रिया विधि को समझना है हमें। तो एंजाइम की एक विशेष प्रकार की आकृति होती है जिसे हम बोल सकते हैं कोटर। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि एंजाइम की, एक उदाहरण लेके बताऊंगा मैं, एंजाइम की एक विशेष प्रकार की आकृति होती है। और यहां पे ये लगा देना ताला चाबी सिद्धांत, ताला चाबी सिद्धांत। लास्ट में सिद्ध करूंगा कैसे हुआ ताला चाबी सिद्धांत। तो एंजाइम की एक विशेष प्रकार की आकृति होती है जिसे कोटर बोलते हैं, जिसे कोटर कहते हैं। और इनमें
सक्रिय केंद्र होते हैं, सक्रिय केंद्र, इनमें सक्रिय केंद्र होते हैं। क्या होते हैं? सक्रिय केंद्र। सक्रिय मतलब ऐसी जगह जहां पर कोई आकर आसानी से चिपक जाए। और इनकी एक विशेष प्रकार की क्या होती है? आकृति होती है। मैं बना देता हूं, जैसे ई यानी एंजाइम, ये बना देता हूं, ये मान लो, ये यहां पे ये ई यानी एंजाइम। ध्यान देना बच्चे लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंजाइम है, यहां पर ये रहा एंजाइम। अब क्या होता है कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो होते हैं अभिकर्मक। क्या होते हैं? अभिकर्मक। क्या होते हैं? प्रोडक्ट। अभिकर्मक ले लो आप, या एस ले लो इसको, सब्सटेंस, अभिकर्मक। अब अगला क्या होगा कि हमारे पास एंजाइम है और ये रहा हमारे पास एंजाइम और ये रहा हमारा अभिकर्मक, यानी जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं। जिन अभिकारकों की आकृति, ध्यान से सुनना दूसरा पॉइंट, जिन अभिकारकों की आकृति, जिन अभिकर्मकों की, सॉरी, अभिकर्मक की आकृति, की आकृति एंजाइम के समान होती है, एंजाइम के समान होती है, उसी प्रकार एंजाइम के सक्रिय भाग पर अधिशोषित हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अधिशोषित हो जाते हैं। अब ध्यान देना, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसे ऐसे बहुत सारे अभिकर्मक होते हैं और बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो ये एंजाइम अपनी आवश्यकता अनुसार सक्रिय भाग है, जिसकी आकृति उसके खुद के अनुसार सेट हो रही है, उसको बोलेगा आ जाओ, और उसको टुकड़े कर देगा 10 से 12 लाख अणु प्रति मिनट। यानी जिस एंजाइम का कार्य है उसको टुकड़े में तोड़ना, वो अपनी आवश्यकता अनुसार वर्णात्मक सिलेक्शन करेगा कि फिर ये आएगा इसके पास, तो दूसरी कंडीशन कैसी बन जाएगी? ये ऐसी बन जाएगी दूसरी कंडीशन, ये लो ऐसी, और ये इसके अंदर फिट हो जाएगा, ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। ये हमारा ई और ये हमारा एस। अब क्या करेगा? इसको तोड़ देगा टुकड़ों में। क्या करेगा? इसको टुकड़ों में तोड़ देगा। और मान लो इसको टुकड़ों में तोड़ दिया, एंजाइम खुद अपने इस एंजाइम का कुछ नहीं बिगड़ा और इसको कन्वर्ट कर दिया बहुत सारे छोटे अणुओं में, यानी ऐसे तोड़ दिया इसको और इसको ऐसे तोड़ दिया। फिर एंजाइम वापस जाएगा अभिकर्मक को लेने, फिर जोड़ेगा, फिर तोड़ेगा, फिर जोड़ेगा, फिर तोड़ेगा। ये क्रिया इस प्रकार चलती रहती है और इसे ताला चाबी सिद्धांत क्यों कहते हैं? यानी एक ताले के लिए एक विशेष प्रकार की एक चाबी होती है, ठीक उसी प्रकार एक उत्प्रेरक के लिए एक विशेष प्रकार की आकृति वाला अभिकर्मक या जटिल अणु उसी के पास आएगा, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसके साथ संयोग करेगा, फिर उनको ये छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देगा और हमारे पास लास्ट में प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा, बहुत सारे छोटे छोटे अणु। तो उत्प्रेरक अपना ऐसे कार्य करता है। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि में थोड़ा सा ये इधर ध्यान देना, जैसे पहले हमारे पास एंजाइम था, उसके ऊपर अभिकर्मक आया तो ई और एस मिल गया, फिर जो ई और एस है एंजाइम एंजाइम उत्पाद को क्या कर देगा? अलग कर देगा। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने एंजाइम उत्प्रेरण सिद्धांत, एंजाइम के गुणधर्म, एंजाइम क्या क्या है, उनके कार्य क्या क्या है वो पढ़े, और उत्प्रेरक के 5 प्रकार पढ़े थे। धनात्मक उत्प्रेरक उदाहरण के साथ पढ़ा, ऋणात्मक उत्प्रेरक एग्जाम्पल विद रिएक्शन पढ़ा था, स्वतः उत्प्रेरक उदाहरण के साथ, जैव उत्प्रेरक पूरा उदाहरण के साथ पढ़ा था, और प्रेरित उत्प्रेरक एक को देखकर दूसरी अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं। आगे आने वाले क्लास में हम पढ़ेंगे जियोलाइट उत्प्रेरक।
फिर हमारा जो चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर नया टॉपिक स्टार्ट होगा। कोलाइडी कणों के बारे में कुछ हम विलयन, वास्तविक विलयन है, निलंबन है, कोलाइडी विलयन है, ये क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।